बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चन्ना मेरेया, किस्त नंबर 23। कोमल राइट्स। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पे गोली चलाने की? जानते क्या हो क्यों? कौन है? क्या है? कभी तुमने किसी से मोहब्बत की है? नहीं की होगी। तुम जैसे इंसान मोहब्बत कर ही नहीं सकता। जिसे सिर्फ अपनी ज़ात से मोहब्बत हो वो किसी से और से क्या मोहब्बत करेगा? नहीं जानते। मैं बताता हूँ मोहब्बत किसको कहते हैं। किसी को देखते ही धड़कनों में सुर बिखर जाए, चमक आंखों में बढ़ जाए, किसी की याद में शाम और सहर का फ़र्क मिट जाए, सुलगते रात कट जाए, तसव्वुर से किसी की चांदनी रातें महक जाए, किसी का एक जुमला कुव्वत गुवाही पे बन जाए, किसी की एक निगाह शौक सी बेनाई बन जाए, किसी के बिन जब आप अपना और सब कुछ अधूरा हो, ना सूरज में तपिश बाकी रहे, ना चांद पूरा हो, किसी को देख के अक्सर धड़कना भूल जाए दिल, ठहर जाए जो इस रुख पर पलटना भूल जाए दिल, किसी की दीद की खातिर सजदे में झुक जाए, नज़र वो आए तो बेसाख्ता ये कह दे ज़ुबां, ए काश मौला वक्त रुक जाए। वो खोया खोया सा अपनी मोहब्बत अपने इश्क जनू का बता रहा था। कितनी मोहब्बत थी इसके हर अंदाज में, और ऐसा सिर्फ अरीज जहांगीर के जिक्र पर होता था। वो बुराई की दुनिया का बादशाह दीवाना था इस लड़की का। ज़रियाब को आज अपनी मौत सामने नज़र आ रही थी। वो भाई जो इसकी खातिर जान देता था आज अपनी आंखों में नफ़रत दिए इसके सामने खड़ा था। भाई गलती हो गई, माफ़ कर दें। शिबी, तुमने सोचा भी कैसे इसे तड़पा के तुम मुझसे बच जाओगे? कहते साथ ही जीके ने गोली चलाई थी जो सीधा ज़रियाब खान की टांग पे जाके लगी थी। आह! ज़रियाब खान कराह के दूर जाके गिरा था। शिबी, आवाज़ ना आए। तुम दुआ करना इसे कुछ ना हो, वरना अभी जो गोली टांग पे लगी है इसे तुम्हारे दिल पे लगते देर नहीं लगेगी। जीके ने हकारत से इसकी टांग को घूरते हुए कहा। दिलावर खान जानते थे ये सब ही होगा। जिस बात का डर था इन्हें वही हुआ। ले जाओ इसे यहाँ से, जीके ने नफ़रत से रुख मोड़ के कहा था और वहाँ से सीधा अपने कमरे में आया। ज़ोर से दरवाज़ा बंद करते साथ वो वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया। कब से बंदा ज़ब्त तन्हाई मिलते ही टूट गया था। दुनिया को रुलाने वाला आज खुद रो रहा था किसी गेश में। क्या आप जानती हैं, मुझे आपकी ज़रूरत पानी के इस घूंट की तरह है जो मरते हुए इंसान को आखिरी हिचकियों से वापस खींच लाता है। मुझे आपकी ज़रूरत इस नाबीना शख्स की तरह है जिसे दुनिया की रोशनी देखने की तलब अखीर सूरत में दरकार होती है। मुझे आपकी ज़रूरत चाँद की इस रोशनी की तरह है जिसकी तलब घुप अंधेरे की तरह होती है। मुझे आपकी तलब इस मछली की तरह है जिसे चंद लम्हे पानी से बाहर फेंक दिया जाए और इसे वापस इस पानी में जाने की जल्दी होती है। मुझे आपकी ज़रूरत इस नशई के नशे की तरह है जिसे वो हर सूरत दरकार होता है ज़िंदा रखने के लिए। मुझे तुम ज़रूरी हो सेकंडों वाली सुई की तरह जिसके बगैर मिनट और घंटे वक़्त बताने से कासिर हैं। बाखिर 6 घंटे बाद आईसीयू का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर बाहर आए। आगा जान जो अभी आए थे फ़ौरन डॉक्टर की तरफ हुए। बाकी सब भी इनके पीछे ही थे। डॉक्टर, कैसी है मेरी बच्ची? आगा जान की आवाज़ आज पहली बार कांपी थी। देखें, हम आपको कोई झूठी तसल्ली नहीं देंगे। हमने पूरी कोशिश की लेकिन डॉक्टर ने बात अधूरी छोड़ दी। क्या मतलब तुम्हारा? हाँ डॉक्टर, तुम्हारी डॉक्टरी की डिग्री किसने दी? कान खोल के सुन लो। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ तो मैं पूरे हस्पताल जला दूंगा। जो करना है कर। मुझे मेरी बहन सही सलामत चाहिए, समझा तू? वरना तुझे कोई भी अली जहांगीर खान के कहर से नहीं बचा सकता। डॉक्टर कुछ कहता इससे पहले ही अली इसका कॉलर पकड़ के चीखा। इसके लहजे में मौजूद सर्दपन मुकाबिल की जान हवा कर गया था। उफ, किन पागलों में फंस गया हूँ। पहले 3 कम थे जो अब ये आ गया है। डॉक्टर ने दिल में सोचा। देखें, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमने पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर इन्हें 24 घंटों में होश ना आया तो हम कुछ नहीं कर सकते। गोली इनके दिल से चंद इंच के फासले पर लगी थी। खून बहुत ज़ाया हो चुका था वो तो हमने लगा दिया, लेकिन अगले 24 घंटे इनके लिए बहुत ख़तरनाक हैं। डॉक्टर ने अली के गुस्से से घबरा के तफसील से जवाब दिया है। कुछ भी कर मेरी बहन को होश में ला, वरना मैं अस्पताल को बंद करवा दूंगा। लहजे में बला की सख्ती थी। रहमान ने एक गुस्सा भरी नज़र डॉक्टर पे डाल के कहा था। डॉक्टर की तो रूह फना हो रही थी इन सब के तेवर देखकर। हम कोशिश नहीं, हमें हमारी बहन चाहिए। अरहम की सर्द आवाज़ पे तो डॉक्टर सच में अपना सर पीट के रह गया था। डॉक्टर ने वहाँ से जाने में ही आफियत जानी। वो तीनों एक इमारत के सामने खड़े थे।
मेजर सर, हम यहाँ क्यों आए हैं? एजे ने इस पास देख कर कहा, जहाँ बहुत से लड़के लड़कियाँ एक दूसरे के साथ चिपक के खड़े थे। एजे को तो कोफ्त हो रही थी इस जगह से। कैप्टन, हमारा शिकार यही है, मेजर ने सामने देखते हुए जवाब दिया और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। एजे भी मुंह बना के इसके पीछे ही गई, जबकि अहमद को वो पहले ही अंदर भेज चुका था। ए चमक चलो चली है क्या? एजे अभी थोड़ी ही आगे गई थी कि एक लोफर से लड़के ने इसकी बाजू पकड़ के कहा। एजे के तो तन बदन में आग लग गई। इसे सामने वाले पे शदीद गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जोश में होश खाने वालों में से नहीं थी, इसलिए जब्त कर गई। मेजर ने घूर के इस लड़के को देखा, जब एजे ने मुस्कुरा के कहा, जी ज़रूर, चलो ना। वो इसे बोल के एक कोने की तरफ चल दी जहाँ कोई नहीं था। एजे ने इधर उधर देखा, जब कोई नज़र नहीं आया तो बड़े प्यार से इसके गले में अपना बाजू डाली। मेजर दूर खड़ा सब देख रहा था। इसने गुस्से से दांत पीसते, ओफ ये पागल लड़की। एजे ने इसके कुछ समझने से पहले ही इसकी गर्दन तोड़ दी। तंजिया स्माइल चेहरे पर सजाए वहाँ से झाड़ झाड़ती हुई चल दी। दूर खड़े मेजर ने अपने सर ना में हिलाया और जानता था इसका कुछ नहीं हो सकता। चले, एजे ने इसके पीछे आके कहा और आगे चल दी। मारना ज़रूरी था इसे? मेजर ने दांत पीस के पूछा। एजे को हाथ लगाने की गलती की थी इसे, इतनी सी सज़ा तो बनती थी। क्या शाने बेनियाजी से कहती वो आगे बढ़ी। हैदर बस मुंह देखता रह गया था। मतलब हद ही होगी, किसी की जान लेना इतनी सी सज़ा थी। सर, रूम नंबर 101। कान में लगे ब्लूटूथ पे अहमद की आवाज़ गूंजी। ओके, बोलते साथ ही वो भी इसके पास उसकी तरफ चल दिए थे। कुछ देर में वो दोनों दरवाजे के सामने थे। एकदम दरवाज़ा खोल के वो तीनों अंदर दाखिल हुए। सामने ही वो आदमी शराब के नशे में था। सर, ये तो, एजे ने सामने देख कर कहा। उठा के साथ ले जाते हैं। और क्या करना है इसका? अहमद ने आगे बढ़ते हुए कहा। रहने दे दो। मेजर ने इसे रोक दिया और एक नज़र सामने वाले को देखा। कम अकल इंसान, बोलते साथ ही मेजर ने गोली चलाई और इसकी शरग उड़ा दी थी। दोनों मुंह खोले इसे देख रहे थे। मुंह बंद करो और बैग उठाओ जाके। मेजर ने इसे ग्लास से लगाते हुए एक और ऑर्डर दिया था। अहमद ने आगे बढ़कर बैग उठाया। बैग उठा के वो जैसे आए थे वैसे ही निकल गए। कुछ देर बाद वो अपने फ्लैट में थे। उफ, ये खोलेगा कैसे? अहमद सख्त बदमज़ा हुआ था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि, लेकिन बैग खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। एजे जो कब से इसे देख रही थी, अब इसका सब्र जवाब दे चुका था, इसलिए आगे बढ़ी। अगर इस भैंसे जैसे जिस्म में थोड़ा दिमाग भी होता तो तुम यूं जलील ना होते। एजे ने कहते साथ ही बैग खोल दिया। अहमद ने इसे घूर के देखा। तुम अपनी बक। सर, ये तो किसी केमिकल का है। एजे ने अहमद की बात को बीच में काट के बोली। एजे ने जैसे ही बैग खोला, सामने ही एक शीशी थी जिसमें ब्लू केमिकल था। सर, मिनकी ब्लू प्रिंट बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला केमिकल तो नहीं? अहमद ने भी पुरसोच अंदाज में कहा। कैप्टन, आपकी बात सही भी हो सकती है, लेकिन पहले तो हमें वापस जाना है। अब हमारा यहाँ रहना सही नहीं, और दूसरा हमें इसे जल्दी लैब में भेजना होगा। मेजर की गंभीर आवाज़ सुनाई दी। ओके सर, दोनों एक साथ बोले। ओके, आप लोग तैयारी करो, निकलने के पीछे कोई सबूत ना रहे, इस बात का ख्याल रखना रहे। मेजर कहते साथ ही वहाँ से चला गया। 20 घंटे गुजर गए थे, मगर अरीज की जिस्म में ज़रा भी हरकत नहीं पैदा हुई थी। वो तो सब कुछ भुला के बस सो रही थी, और पूरा अस्पताल भरा हुआ था। पूरा गांव वहाँ मौजूद था। कोई भी घर जाने को तैयार नहीं था। डॉक्टर अरश जहाँ खान, जो आज 2 दिन की छुट्टी के बाद आई थी, अस्पताल के बाहर इतना रश देख हैरान हुई। इसकी 22 साल ज़िंदगी में ये पहली बार देखने को मिल रहा था। इसे ऐसा भी क्या हो गया हुआ होगा यहाँ जो इतने लोग जमा हुए? खुद से सवाल करती अंदर जा रही थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रही थी, हैरान हो रही थी। कदम रखने को भी जगह नहीं थी अस्पताल में, और बाहर भी यही हाल था। वो 22 साल इंतहाई खूबसूरत लड़की, स्याह आंखें जिन पर घनी पलकें, फ़िलहाल तो इन आंखों में हैरत थी। खड़ी नाक, अनाबी लब, सुर्ख सफ़ेद रंगत में वो ब्लैक दुपट्टे से हिजाब किए किसी का भी दिल धड़का सकती थी। वो वहाँ हाउस जॉब कर रही थी। अभी कुछ दिन पहले ही तो ज्वाइन किया था इसने। थोड़ी शरारती सी अरुष, जहाँ बहुत कम वक़्त में यहाँ मौजूद लोगों के दिलों में अपनी जगह बना चुकी थी। अरुष हैरान परेशान अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी, जब सामने से आती नर्स को देखकर तजस्सुस में पूछ ही लिया। सुने जी डॉक्टर, वो भी फ़ौरन इस तक आई थी। सब ठीक तो है ना? ऐसा कौन है यहाँ जिसके लिए ये इतने लोग जमा हैं? इसने नर्स की तरफ देखकर हैरानगी से पूछा। डॉक्टर, यहाँ पर मुस्तफ़ा खान की पोती एडमिट है। कल से इन्हें गोली लगी थी। कौन मुस्तफ़ा खान? कोई पार्टी के बंदे हैं क्या?
عروش کو سن کر جتنی حیرانی ہوتی کم تھی. نہیں ڈاکٹر جلدی چلیں، میری بہن کو دیکھیے چل کے. اس سے پہلے نرس کوئی جواب دیتی زرجان بھاگتا آیا اور بغیر اس کی سنے سے بازو سے پکڑ کر کھینچتا ہوا لے گیا. وہ چہرے کو کور کیے ہوئے تھی لیکن زرجان کو دیکھتے ہی وہ پہچان گئی تھی. زرجان نے اسے لا کے ICU کے باہر چھوڑا جہاں پہلے سے ایک نرس کافی پریشانی میں کھڑی تھی. کیا ہوا نرس، سب ٹھیک تو ہے؟ عروش نے خود کو جلدی سے سنبھال کے پوچھا. اچھا ہوا ڈاکٹر آپ آ گئیں. ڈاکٹر ہنا پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہیں. آپ دیکھیں نا مریض کی حالت بہت خراب ہو رہی ہے. نرس نے عروش کی طرف دیکھ کر پریشانی سے کہا. میں دیکھتی ہوں چلو. عروش کے کہتے ہی ساتھ ہی ICU کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی. لیکن جیسے ہی اس کی نظر سامنے موجود لڑکی پر پڑی اسے لگا جیسے وہ اگلا سانس ہی نہیں لے پائے گی. وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی. اس کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے، اس کی سانس رک رہی تھی، دماغ شل ہو رہا تھا. وہ لاکھ موجود صحیح مگر یہاں آ کے وہ ٹوٹ رہی تھی. جلدی کریں ڈاکٹر. نرس کی آواز پہ وہ ہوش میں آئی اور خود کو سنبھال کے آگے بڑھی. جو بھی تھا اسے پہلے اپنے ڈاکٹر کا فرض ادا کرنا تھا. ابھی اس نے اپنے کانپتے ہاتھوں سے عریج کا چیک اپ شروع کیا ہی تھا کہ اتنے میں دوسری ڈاکٹر بھی آ گئی. ایک بار پھر باہر کھڑے لوگوں کی سانس اٹک گئی تھی. ہر گزرتی گھڑی ان سب کے صبر کا امتحان لے رہی تھی. 1 گھنٹے بعد ICU کا دروازہ کھلا. عروش باہر آئی اور چہرے سے ماسک اتارا. نظر اٹھا کے سامنے دیکھا جہاں خان حویلی کے تمام افراد موجود تھے. اسے دیکھتے ہی ہادی بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا. عروش کیسی ہو؟ وہ اس نے ایک سردہ بھری اور سب کی طرف دیکھا جو سانس روکے کھڑے تھے، ایسے جیسے اس کی سانسوں کے ساتھ سب کی سانسیں چلتی ہوں. عروش نے اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا اور آنکھوں سے اسے سب ٹھیک ہے کا اشارہ کیا. ہادی نے سیدھا اسے اپنے گلے سے لگا لیا. تم سچ بول رہی ہو؟ ہادی کو یقین نہیں آ رہا تھا وہ اپنی خوشی کا اظہار کیسے کرے. کل سے بے سکون روح میں آج جیسے کسی نے سکون اتارا ہو. عروش اس سے دور ہوئی اور سب کی طرف دیکھا جو اب بھی سانس روکے کھڑے تھے. وہ ریحانہ بیگم کے پاس گئی جو پہلے ہی رو رہی تھی. مام آپ روئیں نا پلیز، اب وہ ٹھیک ہے. عروش کے الفاظ نے سب کے دلوں پر ٹھنڈک پہنچائی تھی. ریحانہ بیگم نے اسے اپنے گلے لگا لیا. نہ جانے کتنی دیر وہ آنسو بھرتی رہی. عروش نے انہیں رونے دیا تھا. وہ جانتی تھی اس وقت وہ کس حال میں ہیں. اس سے الگ ہو کے وہ ان تینوں کے پاس گئی جو اپنی بہن کو اس حال میں دیکھ کر تڑپ رہے تھے. بھائی، عروش نے ارحم کے پاس جا کر کہا. جب ارحم نے اسے گلے لگا لیا ساتھ ہی رحمان اور علی بھی ارحم کے گلے لگ گئے کہ ہادی کہاں پیچھے رہنے والا تھا. کتنی ہی دیر وہ ایک دوسرے کا غم ہلکا کرتے رہے لیکن کہاں کم ہونا تھا. تکلیف تو سب ایک ہی تھی. بھائی آپ نے مجھے بتایا نہیں میری عریج. عروش نے ان سے الگ ہوتے ہوئے شکوہ کیا. گڑیا ہم نہیں چاہتے تھے آپ ٹینشن لو. علی نے پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا. جب اس کی نظریں جہانگیر صاحب پر گئیں جو اسے ہی دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھوں میں اس کے لیے بھی عریج جتنی ہی محبت تھی. بابا، وہ روتے ہوئے ان کے گلے لگ گئی. عریج صاحب بھی اتنے عرصے بعد اپنی بیٹی کو سامنے دیکھ کر اپنے آنسو نہ روک سکے تھے. اتنے میں ڈاکٹر باہر آئی. انہیں ہوش آ گیا ہے. کچھ دیر میں انہیں وارڈ میں شفٹ کر دیا جائے گا. آپ مل سکتے ہیں. ڈاکٹر کے الفاظ سن کر ان سب نے شکر کا کلمہ پڑھا اور مسجد کا رخ کیا اپنی دعاؤں کی قبولیت پہ اس رب کے آگے سجدہ شکر ادا کرنے کی. اور بے شک وہ سچے دل سے نکلی ہوئی دعا رد نہیں کرتا. اور ان سب کی دعائیں ہی تھیں جو آج وہ زندہ تھی. جاری ہے.